हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक समन्वय प्रबंध का सार है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट पर बात करेंगे। इस चैप्टर का यह हमारा 10वां वीडियो है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के मेरे पहले के सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे पहले देख लें, इससे आपको आज का यह सेशन समझने में आसानी होगी। पहले के सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इस सेशन में हम जानेंगे समन्वय प्रबंध का सार है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है, इसे जानने से पहले आइए हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि समन्वय किसे कहते हैं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय किसी व्यवस्था, संगठन के विभिन्न अंगों, भागों, उपविभागों में सामंजस्य या तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है, ताकि वह व्यवस्था या संगठन अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक संगठन के अनेक अंग, भाग एवं उपविभाग होते हैं और सभी के कार्य भी अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। उन सभी के कार्य करने का अपना तरीका भी होता है। सभी के तरीके एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में समन्वय इन सभी के प्रयासों को एक दिशा प्रदान करता है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एवं उद्देश्य एक ही होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति या संसाधन संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही कार्य करते हैं। तो जितने ज्यादा संख्या में लोग होंगे उतने ही ज्यादा उन लोगों को एक दिशा में काम करवाने के लिए कोऑर्डिनेशन या समन्वय की आवश्यकता होगी। तो इस तरह समन्वय संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। एक उदाहरण द्वारा समन्वय को समझते हैं। एक फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच भी समन्वय का होना बहुत जरूरी है, तभी वे सभी खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को बॉल पास करते हुए तथा आपसी तालमेल बैठाते हुए खेल को जीत सकते हैं। यदि खिलाड़ियों के बीच थोड़ा सा भी समन्वय भंग हो जाए तो उनकी जीत हार में बदल सकती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब फुटबॉल खिलाड़ियों का टीम खेल के मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं तो सबसे पहले उन लोगों में आपसी समन्वय या तालमेल का होना बहुत जरूरी होता है। आपसी तालमेल स्थापित करके ही खिलाड़ी अपने टीम को बॉल पास कर सकते हैं और खेल को जीत सकते हैं। अगर टीम में कोई एक खिलाड़ी भी तालमेल बैठा नहीं पाता है या समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है तो वे हार सकते हैं और उसका फायदा जो विरोधी टीम होता है वो उठा लेता है। तो इस प्रकार चाहे वह खेल हो या कोई और क्षेत्र हो, सभी जगह समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। समन्वय का महत्व हर एक क्षेत्र में बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं समन्वय प्रबंध का सार है कैसे। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है, इससे प्रबंध में समन्वय का महत्व प्रदर्शित होता है। समन्वय प्रबंध का कोई पृथक कार्य नहीं है, अपितु यह सभी कार्यों से जुड़ा हुआ है और सभी प्रबंध के कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। कहने का अर्थ यह है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, लेकिन प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण, इन सभी कार्यों से जुड़ा हुआ है और सभी कार्यों के साथ साथ चलता है। जब भी कोई प्रबंधक प्रबंध के कार्य करता है तो समन्वय का कार्य भी प्रबंध के कार्य के साथ साथ चलता है और समन्वय सभी प्रबंध के कार्यों को
पूरा करने में मदद करता है और अंततः जिससे संगठन अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार समन्वय को हम प्रबंध का सार कह सकते हैं। समन्वय प्रबंध का सार है कैसे, इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। समन्वय प्रबंध के तीनों स्तरों के लिए आवश्यक है। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के तीनों स्तरों पर होती है। यदि प्रबंध के तीनों स्तरों को एक नजर से देखा जाए तो यह अपने आप में एक समूह बन जाता है और समूह का नाम आते ही समन्वय की आवश्यकता महसूस होती है। प्रबंध के प्रत्येक स्तर का कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है और इसे सफलतापूर्वक करने के लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रबंध के तीनों स्तरों उच्च स्तर, मध्य स्तर एवं निम्न स्तर सभी पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से समन्वय की आवश्यकता होती ही है। इसलिए समन्वय प्रबंध का सार है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि प्रबंध के विभिन्न स्तर जैसे उच्च, मध्य एवं निम्न स्तर को अगर समन्वय की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि समन्वय का संबंध किसी एक प्रबंध के स्तर से नहीं है, वरन इसकी आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर बराबर है। क्योंकि काम को यदि एक ही व्यक्ति कर रहा हो तो वहां पर समन्वय की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रबंध एक सामूहिक कार्य है, सारे प्रबंध के कार्य सामूहिक रूप से संपन्न किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए समन्वय आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार जब समन्वय सामूहिक कार्यों में मदद करता है और प्रबंध एक सामूहिक कार्य है, तो हम कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध के सभी स्तरों के लिए आवश्यक है और समन्वय प्रबंध का सार है। अब हम यह जानेंगे कि समन्वय किस तरह से प्रबंध के कार्यों की कुंजी है। समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों को संपन्न करता है तो वह साथ ही साथ समन्वय के कार्य भी करता जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं अपितु प्रबंध का सार है। कहने का अर्थ यह है कि प्रबंध के सभी कार्यों के साथ समन्वय कार्य करता है, इसलिए समन्वय प्रबंध का सार है। प्रबंध के सभी कार्यों में समन्वय की भूमिका को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रबंध के कार्यों के साथ साथ समन्वय कार्य करता है। तो चलिए प्रबंध का पहला कार्य यानी कि नियोजन के साथ समन्वय किस तरह से कार्य करता है इस पर बात करते हैं। एक प्रबंधक संगठन के सभी विभागों को ध्यान में रखकर ही संगठन के लक्ष्यों, उद्देश्यों, नीति एवं नियमों से संबंधित नियोजन करता है। और नियोजन में समन्वय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक अनुक्रम में एक कार्य दूसरे कार्य के पीछे चलता है और सभी कार्यों में तालमेल बैठाने के लिए समन्वय आवश्यक हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि एक प्रबंधक संस्था के लक्ष्य, उद्देश्य एवं नीति नियमों से संबंधित जो भी नियोजन करते हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं, उन सभी में समन्वय की आवश्यकता होती है। क्योंकि संस्था में एक कार्य दूसरे कार्य के पीछे चलता है, एक कार्य दूसरे कार्य से जुड़े होते हैं, इसलिए संस्था के सभी कार्यों या सभी विभागों के बीच तालमेल बैठाना आवश्यक हो जाता है, तभी नियोजन सफल हो पाएगा। और इन्हीं विभागों और कार्यों में तालमेल बैठाने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार समन्वय नियोजन के साथ चलता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। एक उत्पादक प्रबंधक अपने विभाग के उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने की योजना बनाता है, तो उसे क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, वित्त प्रबंधक आदि से भी विचार विमर्श करता है, ताकि उनके सुझावों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेता है, ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि नियोजन करते समय सभी विभागों से समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। इस प्रकार समन्वय और नियोजन दोनों साथ साथ कार्य करते हैं।
अब अब बात करते हैं प्रबंध का दूसरा कार्य यानी कि संगठन के साथ समन्वय किस प्रकार से कार्य करता है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन संपूर्ण प्रबंध के संचालन का केंद्र होता है। संगठन के अंतर्गत संस्था की मुख्य क्रियाओं की पहचान की जाती है। उन क्रियाओं का छोटी छोटी उपक्रियाओं में विभाजन किया जाता है। फिर इन उपक्रियाओं को उन कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है जो उन्हें करने के योग्य होते हैं और उन्हें आवश्यक अधिकार भी दिए जाते हैं। इस तरह समन्वय द्वारा ही मानवीय प्रयासों को समन्वित करके क्रियाशील बनाया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि संगठन के अंतर्गत सबसे पहले संगठन की मुख्य क्रिया जो मेन क्रिया होती है, जो मेन काम होता है, उस काम को छोटे छोटे कामों में बांटा जाता है। फिर उन छोटे छोटे कामों को, उन छोटी छोटी क्रियाओं को उन व्यक्तियों को सौंपा जाता है जो उन्हें करने के योग्य होते हैं और उस कार्य को या उस क्रिया को करने के लिए जो भी अधिकार आवश्यक होते हैं उन अधिकारों को भी उन्हें दिया जाता है और इस तरह से संगठन के कार्य संपन्न किए जाते हैं। जब छोटी छोटी क्रियाओं को बांटकर विभिन्न व्यक्तियों या कर्मचारियों या अधिकारियों या अधीनस्थों को दिया जाता है तो उनके कार्यों के बीच तालमेल बैठाने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि जो एक मेन कार्य है उसी मेन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर ही सभी व्यक्तियों को दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सभी कार्य आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि सभी लोगों का जो प्रयास है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में सभी मानव के बीच, ये सभी संसाधन के बीच तालमेल का होना आवश्यक है और जहां तालमेल की आवश्यकता होती है समन्वय की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार समन्वय संगठन के साथ भी कार्य करता है। अब हम प्रबंध का तीसरा कार्य यानी कि नियुक्तिकरण पर बात करते हैं कि नियुक्तिकरण और समन्वय कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रबंध में के नियुक्तिकरण कार्य के अंतर्गत एक संगठन में विभिन्न पदों का सृजन एवं नियुक्ति की जाती है। सभी पदों को योग्य एवं कुशल व्यक्तियों से भरा जाता है ताकि संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए सभी व्यक्तियों के बीच तालमेल या समन्वय का होना आवश्यक हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहला कार्य जब नियोजन का एक प्रबंधक करता है तो नियोजन या योजना के अनुसार फिर संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन में संगठन के मुख्य कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और उन कार्यों को करने के लिए योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की खोज की जाती है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत इन्हीं व्यक्तियों को उस कार्य के लिए अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है और सभी कार्य आसानी से चले, सभी कार्यों में तालमेल बैठा रहे, इसके लिए समन्वय की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी व्यक्ति जो संगठन में कार्य करते हैं उनके अपने कार्य करने के तरीके होते हैं और एक दूसरे के बीच तालमेल बैठाकर वे संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार संगठन के नियुक्तिकरण कार्य के अंतर्गत भी समन्वय का होना बहुत आवश्यक है। समन्वय के अभाव में सभी व्यक्ति आपस में तालमेल नहीं बैठा पाएंगे और संगठन अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब हम प्रबंध के अगले कार्य यानी कि निर्देशन पर बात करते हैं। निर्देशन एवं समन्वय। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को समय समय पर निर्देशित भी करना पड़ता है। निर्देशन की एकता के लिए भी समन्वय आवश्यक है, क्योंकि कोई भी निर्देश एक ही अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया जाता है। क्योंकि एक से अधिक अधिकारी द्वारा निर्देशन प्राप्त होने पर अधीनस्थ भ्रमित हो सकता है, जिसका प्रभाव उसके कार्य पर पड़ेगा। इसलिए जब तक अधीनस्थों की क्रियाओं में तालमेल या समन्वय नहीं होगा, तब तक निर्देशन प्रभावपूर्ण नहीं बन पाएगा। इस प्रकार निर्देशन के लिए भी समन्वय आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि प्रबंध के निर्देशन कार्य के अंतर्गत निर्देश देने वाला कोई एक अधिकारी ही होता है जो अपने अधीनस्थों को
निर्देश दे सकता है। एक अधीनस्थ को केवल एक अधिकारी से निर्देश प्राप्त हो यह संस्था के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर एक अधीनस्थों को एक से अधिक अधिकारी से अगर निर्देश प्राप्त होगा तो वह भ्रमित हो जाएगा, वह समझ नहीं पाएगा कि किसके निर्देश का पालन पहले किया जाए, और ऐसी स्थिति में संस्था को हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार अधिकारियों के बीच या अधीनस्थों के बीच समन्वय का होना आवश्यक है, ताकि वे अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्देशन में भी समन्वय आवश्यक है। अब हम प्रबंध का पांचवा एवं अंतिम कार्य नियंत्रण पर बात करते हैं कि नियंत्रण किस प्रकार से समन्वय से जुड़ा हुआ है। नियंत्रण यह देखने की क्रिया है कि संगठन के समस्त कार्य नियोजन द्वारा निर्धारित नियमों एवं निर्देशों द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो उसके क्या कारण है। इसका सुधारात्मक कार्यवाही करना, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। यह सुधारात्मक कार्यवाही भी संसाधनों एवं मानवीय से संबंधित होती है, जिसमें समन्वय प्रभावी रूप से कार्य करता है। इस प्रकार बिना समन्वय नियंत्रण का कार्य भी संभव नहीं हो पाता है। अतः नियंत्रण के लिए समन्वय आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि नियोजन के अनुरूप संस्था में कार्य हो रहे हैं या नहीं, अर्थात नियोजन के द्वारा जो नीति नियम बनाए हैं उनके आधार पर संगठन में कार्य हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो उसके क्या कारण है, उन कारणों की खोज की जाती है और उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति या गलती दोबारा ना हो। संगठन के अंतर्गत मानवीय प्रयासों द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मानव द्वारा जो भी गलतियां होती है, नियंत्रण के द्वारा उन गलतियों को या उन त्रुटियों को दूर किया जाता है और उन्हें आपस में समन्वित करके कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार समन्वय नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सभी कार्यों में समन्वय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना प्रबंधकीय कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता और कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः निसंदेह यह कहा जा सकता है कि समन्वय प्रबंध का कोई अन्य कार्य नहीं, अपितु यह प्रबंध का सार है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये सेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी यह वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।